रिंकू अपनी सौतेली माँ कावेरी, सौतेली भाई बिट्टू, दादी मनोरमा और पिता हेमंत के साथ रहती है। एक रोज, अरे क्या बात है, बिट्टू के लिए ये चॉकलेट लाए हैं पापा। बिट्टू, क्या मैं भी इसे खा लूं? ए लड़की, चल दफा हो जा यहाँ से। बिट्टू, तू इसे कुछ नहीं देगा। ये चॉकलेट बिट्टू के लिए लाई गई है, तेरे लिए नहीं। एक बार में कही गई बात समझ नहीं आती क्या तुझे? अरे तू मेरी कोई नहीं है। तेरी मनहूस माँ ने मुझे बेटी देकर बहुत बड़ा पाप किया। जीवन भर बस उस विद्या के कारण हमें तकलीफ ही होती रही, इसलिए उसे भूखा प्यासा रखा और फिर वो मर गई। पापा, ऐसा मत कहिए। विद्या माँ ने इस घर के लिए आपके लिए कितना कुछ किया है। आप उन्हें मारते थे, लेकिन उसके अगले दिन फिर से वो आपकी सेवा करती। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ पापा? तू बोझ है, बोझ। नालायक, ज्यादा जुबान चलाई तो सच में तेरी जुबान काट दूंगा। तुझे मैं बस इसलिए संभाल रहा हूँ क्योंकि तू इस घर की मुफ्त की नौकरानी है, वरना तुझसे हमें कोई लेना देना नहीं। एकदम सही कहा है हेमंत तूने। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस मनहूस विद्या के बाद हेमंत ने इस कावेरी से शादी की और इसने हमें बिट्टू जैसा प्यारा सा बेटा दिया। अब देख क्या रही है? चल जाकर चाय नाश्ता बना कर ला और बाकी सारे कामों में कावेरी की मदद कर। निकम्मी निगोड़ी कहीं की। रिंकू रसोई में जाकर फूट फूट कर रोती है और अपनी स्वर्गवासी माँ विद्या को याद करती है। विद्या माँ, पापा कितने कठोर दिल हैं। काश आप यहाँ होती मेरे पास। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है विद्या माँ। उतने में वहाँ पर कावेरी आ जाती है। मत रो बेटी। कावेरी माँ, आप यहाँ? माफ कीजिएगा, मैं अभी बस चाय चढ़ा ही रही थी और नाश्ते की तैयारी भी कर देती हूँ। पापा को मत बताना कि मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, वरना वो मुझे मारेंगे। डरो मत बेटा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली। मैं भले ही तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपने बेटे बिट्टू को। तुम्हारे पापा के विचार काफी बुरे हैं। मुझे भी उनके साथ मजबूरी में शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कहा, वरना मैं ऐसे आदमी के साथ कभी शादी नहीं करती जो अपनी बेटी के साथ इस तरह पेश आता है। तुम्हें चॉकलेट खानी थी ना? मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ लाडो। शुक्रिया कावेरी माँ। चलिए अब काम कर लेते हैं। नहीं बेटी, तुम बैठो, मैं कर लूंगी। नहीं माँ, अगर पापा आ गए ना तो वो बहुत डांटेंगे। अरे तुम्हारे पापा अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वो अंदर नहीं आएंगे और माँ जी तो खटिए पर सो रही हैं। तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये कावेरी माँ है ना? ठीक है माँ, आप बिल्कुल मेरी विद्या माँ की तरह हो। कावेरी रिंकू को छुप छुप कर खूब प्यार करती है। वहीं रिंकू का सौतेला भाई बिट्टू भी रिंकू के साथ अच्छी तरह पेश आता। बस मनोरमा और हेमंत बेचारी रिंकू के साथ निर्दयी होकर पेश आते हैं। एक दिन, बिट्टू के पापा, वो मैं ये कह रही थी कि अब जब आपने हमारे बिट्टू को स्कूल में पढ़ने भेजने का फैसला किया है तो आप रिंकू को भी भेजिए ना, वो भी पढ़ लिख कर आगे आ जाएगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा कावेरी? अरे वो सिर्फ इस घर की नौकरानी है, मेरी बेटी नहीं। तो मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचूं? और तुझे भी उसके बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है कावेरी, वरना एक लपड़ लगाऊंगी ना, सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी तेरी। कावेरी उदास हो जाती है। माफ करना रिंकू, मैंने पूरी कोशिश की कि बिट्टू के पापा और माँ जी से बात करूं, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं। मेरी पूरी इच्छा है कि तुम पढ़ो लिखो, ये लोग वैसा नहीं होने दे रहे हैं। कोई बात नहीं कावेरी माँ, आपने कोशिश की, मेरे लिए वही बहुत है। दिन बीतते जाते हैं। हेमंत और मनोरमा छोटी रिंकू पर काफी अत्याचार करते हैं। कावेरी उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो लोग उसे भी मारते हैं। मार इसे हेमंत, इस लड़की ने आज मेरी बात नहीं मानी। इसे मैंने अपने पैर दबाने कहा तो कहती है नहीं दबाऊंगी। अरे रुक जाइए जी, रुक जाइए। रिंकू की इसमें कोई गलती नहीं है। इस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इसने माँ जी के पैर दबाने से मना किया। रात से ये बेचारी बुखार में तप रही है। हेमंत, इस कावेरी को बहुत प्यार आ रहा है रिंकू पर। माँ जी बस कीजिए। अरे और कितना जहर घोलेंगी आप बिट्टू के पापा के मन में? ऐसे ही आपने विद्या के साथ किया और विद्या मर गई। क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात करे? गुस्से में आग बबूला होकर हेमंत अब मनोरमा को भी मारने लगता है और वो उस रात रिंकू को घर से बाहर निकाल देता है। पापा ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से बेघर मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी पापा? मेरा इस दुनिया में आप लोगों के सिवाय और कोई नहीं।
बहुत आराम करना था ना तुझे। अब जा, कितना आराम करना है कर। जी, उसे घर के अंदर ले लीजिए। अरे उसे पहले से ही बहुत तेज बुखार है। रिंकू उस खून जमाने वाली ठंड में यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती है। वो कई लोगों से खाने पीने और रहने की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ठंड से ठिठुरते ठिठुरते वो एक पेड़ के नीचे आखिरकार थक कर बैठ जाती है। अब ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण रिंकू बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है, तब उसकी नजरों के सामने कावेरी होती है। कावेरी माँ, आप पूरे गांव में तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अब जाकर मिली हो तो अच्छा लगा। ये लो, ये काढ़ा पी लो। कावेरी उसे काढ़ा पिलाती है, जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन उतने में वहाँ पर हेमंत आ जाता है और उसे देख कावेरी और रिंकू बहुत डर जाते हैं। बिट्टू के पापा जी, वो मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, तभी मुझे रिंकू दिख गई। कावेरी, मैंने तुम्हें कहा था कि इस रिंकू के आसपास भी मत जाना। ये जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने वही गलती की। हेमंत घर आकर कावेरी को खूब मारता है। इस कावेरी के भी बहुत पर निकल आए हैं, इसे अब घर के बाहर जाने ही मत दे हेमंत। रिंकू कावेरी के आने का बहुत इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आती। वो अब काम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। वो अब जंगल में ही रहती है। कोई काम नहीं मिला, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अपने लिए काम ढूंढकर मैं खुद के बलबूते जीऊंगी। रिंकू लगातार काम ढूंढती रहती है, जिसके बाद उसे कचरा साफ करने का काम मिलता है। रिंकू पूरी शिद्दत से काम करती है, लेकिन वो लोग उसे पगार भी नहीं देते और निकाल देते हैं, जिस कारण वो और भी ज्यादा टूट जाती है। भूखे प्यासे रहकर रिंकू की तबीयत खराब हो जाती है और वो दम तोड़ देती है। मरने के बाद वो अब एक चुड़ैल बन जाती है और अपने घर के देखती है कि हेमंत और मनोरमा अब कावेरी पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग अब कावेरी माँ के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, जैसा इन्होंने विद्या माँ के साथ किया था। रिंकू मनोरमा को धक्का मारती है और वो बुरी तरह गिर जाती है। अरे बेटा, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। अरे कावेरी कहाँ मर गई? जल्दी आ और मुझे उठा। अरे कावेरी हाथ देकर मनोरमा को ऊपर उठाती है। बेटा, तू मेरी बात मान या मत मान, मुझे किसी ने धक्का दिया और तब जाकर मैं गिरी हूँ। हेमंत मनोरमा की बात पर विश्वास नहीं करता। मनोरमा के पैर में गहरी मोच आ जाती है। वहीं रात में जब हेमंत सो रहा होता है, तब रिंकू आकर उसका गला दबाती है। नहीं नहीं, मेरा गला, कोई है जो मेरा गला दबा रहा है। बचाओ मुझे। कोई भी चुड़ैल रिंकू को देख नहीं पाता। बिट्टू के पापा, ये आपको क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर आप ये क्या कह रहे हैं कि कोई आपका गला दबा रहा है? हे भगवान, गांव वालों ने कहा था कि वो रिंकू मर चुकी है, कहीं वो ही तो ये सब नहीं कर रही बदला लेने के लिए। उतने में वहाँ पर चुड़ैल रिंकू प्रकट हो जाती है और उसका भयंकर चुड़ैल रूप देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। आपका अनुमान सही है मेरी प्यारी दादी, मैंने ही आपके नालायक बेटे का गला दबाया और कल चलते चलते मैंने ही आपको धक्का दिया। कावेरी माँ, कचरा सफाई का काम देने वालों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए, मैं भूखी प्यासी रहकर मर गई। आप इन दोनों पर तरस मत खाइए, बहुत सह लिया आपने भी। ये दोनों इंसान नहीं, हैवान है हैवान। इनके कारण मेरी विद्या माँ की मौत हुई, मेरी मौत हुई, और अब ये आपको भी तड़पा तड़पा कर मार देंगे, इसलिए आज मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। हाँ बेटी, माफ कर दे हमें। अब माफी मांगकर कोई फायदा नहीं। रिंकू आखिरकार उन दोनों को मार देती है और इसी के साथ उसका बदला पूरा हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल रूप में वो भी अपनी सौतेली माँ कावेरी और भाई बिट्टू के साथ खुशी खुशी रहती है।